हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन। टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए अंग्रेजी का एक पेपर है। 30 नंबर के प्रश्न आएंगे इसमें। 30 प्रश्न है कुल मिला के। ये एमपी टेट वर्ग 3 जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी, उसका शिफ्ट 1 का पेपर है। ये भाषा 2 के रूप में जिन्होंने अंग्रेजी लिया था उनके लिए था। तो अभी जो वर्ग 3 चयन परीक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ही, क्योंकि इससे भी इसका जो सिलेबस है और वर्ग 3 का चयन परीक्षा का जो सिलेबस है सेम ही है, तो इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे। रीड द गिवन पोएम, डायरेक्शन लिखिए। रीड द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। तो ये रहा लाइन। प्रत्येक लाइन का अनुवाद में करने की कोशिश करूंगा। ठीक। टेक दिस किस अपॉन द ब्रो। टेक दिस क्रिस अपॉन द ब्रो, ऐसा लिखा है। ये जो पोयम है, ये जो कविता है, इसका नाम है, पोयम का क्या नाम है? पोयम का नाम मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लेना। पोयम का नाम है अ ड्रीम। अ ड्रीम, विद इन अ ड्रीम, विद इन अ ड्रीम, एक ख्वाब के अंदर ख्वाब, ऐसा हिंदी अनुवाद होगा इसका। लेखक कौन है? तो एडगर एलन पो। एडगर एलन पो ने लिखी है ये कविता। अब ये कविता किसने लिखी, कविता का नाम क्या है, ये हम सबको नहीं आएगा और ना ही इसमें उलझना है हमको। इस प्रकार के प्रश्न आते तो है पर बहुत कम आते हैं, और अगर आते भी हैं और हमें याद नहीं रहेगा हर एक पोयम का, तो इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है इसका। ये है कि हम पोयम समझ जाए और इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दे दे, बस इतना हमारे लिए काफी है। ठीक। तो टेक दिस किस अपॉन द ब्रो, तुम्हारे माथे पर यह चुंबन ले लो, ये पहला लाइन का अर्थ हुआ। हिंदी अनुवाद, शब्दशः अनुवाद करने की कोशिश मैंने की है। एंड इन पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ, और अब तुमसे बिछड़ते हुए, दस मच लेट मी एवो यू आर नॉट रॉन्ग हु ड्रीम दैट माई डेज हैव बीन अ ड्रीम। कि तुम्हारे, ये चारों पांचों लाइन का मैं कर देता हूं, कि तुम्हारे माथे पर ये चुंबन ले लो, और अब तुमसे बिछड़ते हुए बस इतना ही मुझे कहने दो, तुम गलत, यू आर नॉट रॉन्ग, तुम गलत नहीं हो, हु ड्रीम, जो सोचते हो, दैट माई डेज हैव बीन अ ड्रीम, कि मेरे दिन एक सपना थे। फिर मेरे दिन एक सपना थे। येट इफ होप हैज फ्लोन अवे, फिर भी अगर उम्मीद उड़ गई है। इन अ नाइट और इन अ डे, एक रात में या एक दिन में। इसके बाद पढ़ते हैं। इन अ विजन और इन नॉन, एक दर्शन में, विजन में या किसी में नहीं। आर इन नॉन मतलब किसी में नहीं। इज इट देयर फॉर द लेस गॉन, क्या यह इसलिए कम गया है? क्या यह इसलिए कम गया है, मतलब लेस गॉन मतलब बहुत कम हुआ है। ऑल दैट वी सी आर सीम, वह सब जो हम देखते हैं या लगते हैं। ऑल दैट वी सी मतलब जो सब हम देखते हैं और लगते हैं। सीम मतलब लगते हैं, है लगना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इज बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, ये देखो ये लिखा है अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, ये पोयम का नाम लिखा है, पर वो ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तो इज बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, यह एक सपने के भीतर एक सपना है। आई स्टैंड अमिड द रोर, मैं दहाड़ के बीच खड़ा हूं। आई स्टैंड अमिड
अ मिड द रोर, या मिड एक साथ लिख दिया इन्होंने, अ अलग है मिड अलग है, द रोर मतलब दहाड़ना, स्टैंड मतलब खड़ा हूँ, मिड मतलब बीच में, तो मैं दहाड़ के बीच खड़ा हूँ, ऑफ अ सर्फ सर्फ टॉर्मेंटेड शोर, सर्फ टॉर्मेंटेड शोर, इसका मतलब है कि तूफान, ये क्या है, सर्फ टॉर्नेडो, टॉर्नेडो पढ़ा होगा आपने, टॉर्नेंट लिखा है, शोर मतलब तूफान से पीड़ित किनारे, ऑफ अ सर्फ, सर्फ मतलब किनारा, तो एक तूफान से पीड़ित किनारे के बीच में मैं खड़ा हूं, ऐसा कवि बोल रहा है। फिर एंड आई होल्ड विद इन माई हैंड, और मैं अपने हाथ में रखता हूँ, ग्रेन्स ऑफ द गार्डन सेंड, ग्रेन्स क्या होता है, तो रेत, सुनहरी रेत के दाने, कितने सुनहरी रेत के दाने मैं अपने हाथ में रखता हूँ। आई होल्ड विद इन माई हैंड ग्रेन ऑफ द गार्डन सेंड, मतलब मैं अपने हाथ में रखता हूँ सुनहरी रेत के दाने। एक बार और मैं पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद आपको कर दूंगा। फिर हाउ फ्यू येट हाउ दे क्रीप थ्रू माई फिंगर्स टू द डीप, कितने कम है, कितने कम फिर भी वैसे के वैसे रेंगते हैं मेरी उंगलियों में गहरी होकर, वाइल आई वीप, जब मैं रोता हूँ, जब मैं रोता हूँ। फिर अगला, ओ गॉड कैन आई नॉट ग्रास्प देम विद अ टाइडर क्लैस्प, हे भगवान क्या मैं नहीं बचा सकता एक को भी उस क्रूर लहर से। और फिर है, ये है ओ गॉड, यहां से देखेंगे, ओ गॉड कैन आई नॉट ग्रास्प मतलब पकड़ना, देम विद अ टाइट क्लैस्प, हे भगवान क्या मैं उन्हें नहीं पकड़ सकता और मजबूती से पकड़ सकता हूँ, क्या मैं उन्हें मजबूती से नहीं पकड़ सकता, किसको, तो वो सुनहरी रेत है उसको। फिर आगे, ओ गॉड कैन आई नॉट सेव वन फ्रॉम द पिटीलेस पिटलेस वेव पिटीलेस वेव, हे भगवान क्या मैं नहीं बचा सकता एक को भी उस क्रूर लहर से। वेव मतलब क्या होता है, लहर, समुद्र में जो लहर आती है या तूफान की जो लहर है वो। इज ऑल दैट वी सी आर सीम बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, क्या वह सब जो हम देखते हैं या लगते हैं एक सपने के भीतर एक सपना है। ये पूरी कहानी, ये पूरी पोयम का अनुवाद था। एक बार फिर से फटाफट मैं बता देता हूँ आपको, है ना, पूरा पढ़ के सुना रहे, टेक दिस किस अपॉन द ब्रो एंड इन पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ दैट मच लेट वी एवो, तुम्हारे माथे पर ये चुंबन ले लो और अब तुमसे बिछड़ते हुए बस इतना ही मुझे कहने दो, ठीक कहने दो यहाँ तक। फिर उसके बाद यू आर नॉट रॉन्ग हु डीम दैट माई डेज हैव बीन अ ड्रीम, तुम गलत नहीं हो जो सोचते हैं कि मेरे दिन एक सपना थे। यस येट इट होप हैज फ्लोन अवे इन अ नाइट और इन अ डे, इन अ विजन और इन नन, कि मेरे दिन एक सपना थे फिर भी अगर उम्मीद, इफ ये येट लिखा नहीं, येट इफ लिखा है ना, तो फिर भी अगर उम्मीद उड़ गई, फिर भी अगर उम्मीद उड़ गई, फ्लोन अवे मतलब उम्मीद उड़ गई, होप मतलब उम्मीद, फ्लोन अवे मतलब उड़ गई, फिर भी अगर उम्मीद उड़ गई, इन अ नाइट एक रात में, और इन अ डे एक दिन में, इन अ विजन एक दृष्टि में, एक दर्शन में या एक विजन में, और इन नन या किसी में नहीं। फिर आगे, is it therefore the less gone, all that we see or seem is but a dream within a dream, तो क्या यह इसलिए कम गया,
क्या या इसलिए हो गया, या इसलिए हुआ, या इसलिए कम हुआ, या इसलिए घटित हुआ, कि वह सब जो हम देखते हैं या लगते हैं, ये एक सपने के भीतर एक सपना है। ठीक, फिर आगे, I stand amid the roar of a surf's tormented shore, and I hold within my hand grains of the garden sand. How few, yet how they creep through my fingers to the deep, while I weep. लिखा है कि मैं दहाड़ के बीच खड़ा हूं, एक तूफान से पीड़ित किनारे के मैं दहाड़ के बीच खड़ा हूं, और मैं अपने हाथ में रखता हूं सुनहरी रेत के दाने, कितने कम फिर भी वैसे के वैसे फिर भी वैसे कितने कम फिर भी वे कैसे रेंगते हैं। थ्रू माई फिंगर्स टू द डीप, मेरी उंगलियों में से गहरी होकर जब मैं रोता हूं। फिर आगे है, Oh God, can I not grasp them with a tiger's clasp? Oh God, can I not save one from the pitiless wave? Is all that we see or seem but a dream within a dream? कि हे भगवान, क्या मैं उन्हें नहीं पकड़ सकता, और मजबूती से पकड़ सकता हूँ। हे भगवान, मैं नहीं बचा सकता। वन ऑफ द पिटीलेस वेव, एक को भी उस क्रूर लहर से, पिटीलेस मतलब जिसमें दया की भावना न हो, वेव मतलब लहर, तो उस क्रूर लहर से। इज ऑल दैट वी सी और सीम, क्या वह सब जो हम देखते हैं लगते हैं, बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, एक सपने के भीतर एक सपना। ठीक, ये 2 बार मैंने करके आपको बता दिया है इसका अनुवाद। कौन सी है ये, तो अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम पोयम है, एडगर एलन पो ने लिखी थी। फिर 91 से तो 120 नंबर तक प्रश्न हम करेंगे। किसके प्रश्न है ये, तो एमपीटेड वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसका ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। 2020 एमपीटेड वर्ग 3 2020 जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी, उसकी पहला पेपर है ये, 5 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर है। और ये एमपीटेड चयन परीक्षा में जो इंग्लिश आई है वो ऐसे की ऐसा ही पेपर आएगा, इसी प्रकार का पेपर आएगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक, आगे करें। अब प्रश्न क्रमांक 91 91 से हम करेंगे। Which of the following is the most suitable title for the given poem? लो, पहला ही पूछ लिया उन्होंने, टाइटल बताओ। ड्रीम एंड नाइटमेयर, ट्रेजेडी ऑफ अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम ऑफ वंस लाइफ। अब इनमें चारों में से आपको जैसे नहीं पता, अभी तो मैंने बता दिया आपको कि अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम है, लेकिन यदि नहीं पता हो तो ये चारों जो शब्द हैं आपको उस पोयम में ढूंढना है कि ऐसा का ऐसा सेम टू सेम लिखा है क्या। तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल ये मिलेगा अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। हमने देखो ये भी किया है अंडरलाइन, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, तो ये आपको मिल जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सुटेबल टाइटल क्या हो जाएगा इस पोयम का, तो अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, एडगर एलन पो ने लिखी थी। ठीक, आगे बढ़े। 92 नंबर का प्रश्न है, 92 नंबर का प्रश्न ये रहा। Is it therefore the less gone? What does the speaker talk about here in the given lines? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब अनुवाद करके बता देता हूं मैं आपको 92 का कि इज इट देयरफॉर द लेस गोन, ये जो पंक्तियां है, इज इट देयरफॉर द लेस गोन, व्हाट डज द स्पीकर टॉक अबाउट हर हियर इन द गिवन लाइन, जो लेखक है, जो कवि है, इन पंक्तियों के द्वारा किस बारे में बात
कर रहा है। ये जो इज इट देयर फॉर द लेस गोन, ये किसके बारे में बात कही जा रही है? इज इट देयर फॉर द लेस गोन। तो ऑप्शन ए है द वांट्स टू कंट्रोल हिज थॉट्स, वो अपने विचारों को नियंत्रित करना चाह रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है। द स्पीकर टॉक्स अबाउट होप गोइंग अवे एंड बीइंग विदाउट होप। जो स्पीकर मतलब वक्ता जो है वो होप आशा के बारे में, गोइंग अवे मतलब दूर जाने, और बीइंग विदाउट होप मतलब बिना आशा के रहने के बारे में बात कर रहा है। बी वाला है क्या? फिर ऑप्शन सी है द स्पीकर वांट्स टू कंट्रोल हिज डिजायर्स। वक्ता जो है अपनी डिजायर्स को कंट्रोल मतलब डिजायर मतलब इच्छाओं को कंट्रोल करना चाह रहा है, नियंत्रित करना चाह रहा है। ऑप्शन डी द स्पीकर वांट्स टू फील हैप्पी अबाउट हिज लाइफ। जो स्पीकर मतलब वक्ता जो है वो अपने जीवन के बारे में फील हैप्पी, खुशी महसूस करना चाहता है। तो इस पोयम में किसके बारे में बात है? देखो इस पोयम में किसके बारे में बात की गई है, तो देखो ये लिखा येट इट होप हैज इन फ्लोन अवे, मतलब वो दूर जा रही है, आशाएं दूर, इन अ नाइट और इन अ डे, इन अ विजन और इन अ नन। तो होप के बारे में, आशा के बारे में बात की गई है इसमें। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि द स्पीकर टॉक्स अबाउट होप। जो वक्ता है वो आशा, होप के बारे में बात कर रहा है, गोइंग अवे दूर जाने, एंड बीइंग विदाउट होप और बिना आशा के रहने के बारे में बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? तो कवि बात कर रहा है। कवि कौन है? एडगर एलन पो है, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम के। फिर आगे 93 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा आपको। ओ गॉड कैन आई नॉट ग्रास्प देम विद अ टाइडल क्लैस्प, द स्पीकर टॉक्स अबाउट ग्रास्पिंग समथिंग, व्हाट इज इट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहले प्रश्न का जो है इस 93 नंबर के प्रश्न का मैं आपको अनुवाद कर देता हूँ। ओ गॉड, हे भगवान, ओ भगवान, कैन आई नॉट ग्रास्प देम विद अ टाइडर क्लेस्प, क्या मैं उन्हें और भी कसकर पकड़ नहीं सकता? किसको कसकर पकड़ने की बात हो रही है? द स्पीकर टॉक्स अबाउट ग्रास्पिंग समथिंग, व्हाट इज इट? जो स्पीकर मतलब वक्ता जो है वो किसी चीज को पकड़ने की, ग्रेस्पिंग मतलब पकड़ने की बात कर रहा है। व्हाट इज इट? यह क्या है? क्या है वो जिसको पकड़ने की बात कर रहा है? तो ऑप्शन ए ग्रेस्पिंग द डिजायर ऑफ बीइंग लोनली, अकेले रहने की इच्छा को पकड़ने की बात कर रहा है। क्या वो अकेले रहने की इच्छा को पकड़ने की बात कर रहा है क्या? कौन? तो कवि जो है वो अकेले रहने की इच्छा को, पकड़ना, इसकी बात कर रहा है क्या? ग्रेस्पिंग द फीलिंग ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से दूर रहने की भावनाओं को पकड़ना चाहता है वो, या पकड़ने की बात कर रहा है। ग्रेस्पिंग द इमेज जेपीजीज ऑफ हिज ओल्ड ड्रीम्स, अपने पुराने सपनों की इमेज फोटो, छवि छवि या जेपीजीज ऑफ हिज ओल्ड ड्रीम को, उसके पुराने सपनों को पकड़ने की बात कर रहा है क्या? ग्रेस्पिंग द ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड, की सुनहरी रेत के दानों को पकड़ना चाहता है। तो देखो इसमें देखो ग्रेस्पिंग, टाइडर क्लेस्प, ग्रेस्पिंग लिखा है, देखो इसमें yet him flow night away, therefore less gone, but dream within. I stand amid, so I hold within my hand grains of the golden sand. ये लिखा है, and I hold within my hand, मैं अपने हाथों में पकड़े रखा हूँ grains of the golden sand, रेत के सुनहरे दानों को पकड़ के रखने की बात कर रहा है वो। Not grasp them a tighter sleep, ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये इसको पकड़ने की बात कर रहा है, ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सेंड को, रेत के सुनहरे दानों को पकड़ने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्रेस्पिंग द ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सेंड, किसको पकड़ने की बात कर रहा है? टाइडर, और टाइड से किसको पकड़ने की बात कर रहा है? तो ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सेंड,
रेत के सुनहरी रेत के दानों को पकड़ने की बात कर रहा है। ग्रेन्स मतलब दाने। फिर आगे 94 नंबर का प्रश्न है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड टॉर्मेंट इज इन द गिवन पोयम। देखो टॉर्मेंट मेरे को भी नहीं आया था। टॉर्मेंट गिवन पोयम, इस पोयम में जो टॉर्मेंट शब्द है, दी गई कविता में जो टॉर्मेंट शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए असिस्ट, ऑप्शन बी एगोनी, ऑप्शन सी कमेंड या ऑप्शन डी कंफर्ट। तो असिस्ट करने की बात मतलब सहायता करने की बात, एगोनी मतलब पीड़ा, पीड़ा मतलब परेशानी पीड़ा, या कमेंड मतलब सराहना करना, या कंफर्ट मतलब आराम। तो आराम की बात हो रही, सेल्फ टॉर्मेंट आया था शब्द, देखो आया था इसमें, ये रहा सर्फ टॉर्मेंट। आई स्टैंड अमिड द रोर मतलब मैं एक वो तेज दहाड़ के बीच में खड़ा हूँ। सर्फ टॉर्मेंट शोर एंड हाई होल्ड विद इन माय हैंड ग्रेन्स ऑफ द ग्रेन। तो सर्फ टॉर्मेंट द शोर, ये किसके बीच में खड़ा है? वो तो तूफान के बीच खड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? टॉर्मेंट का असिस्ट मतलब सहायता कर रहा है, कि कमेंड मतलब सराहना कर रहा है, कंफर्ट मतलब आराम से खड़ा है, कि एगोनी मतलब पीड़ा में खड़ा था, वो पीड़ा में खड़ा था भैया, समस्या हो रही थी उसको। तो एगोनी ये शब्द हो जाएगा। अगर आपको एगोनी का नहीं पता, तीनों का पता, असिस्ट करना, कमेंट करना, कंफर्ट, इनका तो पता है, एगोनी का नहीं पता, तो एगोनी आपका हो जाएगा कि वो परेशानी में है। ठीक, आगे अगला है 95 नंबर का प्रश्न। टेक दिस किस अपॉन द ब्रो। Where does the speaker talk about kissing someone? Option A on the forehead, option B on the lips, option C on the cheeks, option D on the nose. Take this kiss upon the brow. वक्ता जो है, ये स्पीकर जो है, ये किसी को चूमने की बात कर रहा है, वो भी कहाँ कहाँ पर चूमने की बात कर रहा है? वेयर डज मतलब कहाँ पर चूमने की बात कर रहा है वो, कि वो फोरहेड पे मतलब माथे पे, लिप्स मतलब होठों पे, चिक्स मतलब गालों पे, नोज मतलब नाक पे। तो कहाँ पे चूमने की बात करें? टेक दिस किस अपॉन द ब्रो। ब्रो का मतलब होता है फोरहेड, मतलब माथे पे, माथे के आसपास। आईब्रो होती है कि नहीं, आईब्रो, तो आईब्रो के थोड़ा सा ऊपर मतलब माथे पे, फोरहेड पे किस करने की बात कर रहा है, ऑन द फोरहेड। ठीक, माथे पे चुंबन देने की बात, चूमने की बात कर रहा है। फिर 96 नंबर का प्रश्न। ये अगर पोयम वोयम समझ लिया आपने तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। फिर 96 नंबर का, आई स्टैंड अमिड, अमिड लिखा है, देखो मैंने कहा था ना अमिड अलग अलग लिखा होना चाहिए, लेकिन साथ में है अमिड मतलब बीच में। अमिड मतलब कहाँ है? बीच में। अमिड द रोर, मैं दहाड़ के बीच खड़ा हूँ, मैं दहाड़ के बीच खड़ा हूँ। इसमें विच अ पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड अमिड इज द गिवन लाइन। जो अमिड है, अमिड, अमिड, ये जो गिवन लाइन है, ये दी गई पंक्ति में जो अमिड है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का है? इस पंक्ति में जो अमिड है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का है, शब्द है? ऑप्शन ए एडजेक्टिव मतलब है विशेषण, ऑप्शन बी एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव, या ऑप्शन डी कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक अवयव। यह मैंने हिंदी किया है इनका। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अवयव, और कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक अवयव। ये मैंने हिंदी इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो क्या है, अभी तक उनको लगता था कि वर्ग 3 में चयन परीक्षा में संस्कृत आएगी, तो उन्होंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी। उन्हें हिंदी अच्छे से समझ में आती है लेकिन इंग्लिश बिल्कुल नहीं। तो ये उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि उनको एक एक शब्द का मैं हिंदी अनुवाद करके उनको बता दूं। बहुत सारे तो ऐसे हैं, जैसे मैं इंग्लिश से एमए हूँ, बीए हूँ, तो मेरे को बहुत सारे ऐसे शब्द है जो इंग्लिश में ही पढ़े और इंग्लिश में ही आते हैं, और इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं, जैसे टेंशन हो गया तो टेंशन, अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तो हिंदी में अवसाद बोलते हैं। तो ये मेरे को भी रिसर्च करके आना पड़ा है आप लोगों के लिए। बाकी आप मेरी मेहनत को सराहना करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना, और हाइप का बटन है इसमें, कमेंट में जाएंगे
तो कमेंट यूं स्लाइड करेंगे तो हाइप का बटन आएगा, हाइप पे क्लिक कर दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी, वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। तो आई स्टैंड अमिड द रोड, जो अमिड शब्द है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, कि मैं बीच में खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ, तो बीच में खड़ा हूँ। बीच में खड़ा हूँ तो ये क्या बता रहा है कि मैं आई स्टैंड द मिडल, मैं दहाड़ के बीच में, देखो हिंदी में, मैं दहाड़ के बीच खड़ा हूँ। तो ये क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है क्या, कि मैं खड़ा हूँ। ये क्रिया विशेषण है कि ये संबंध बता रहा है कि दहाड़ के बीच में खड़ा हूँ। मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो दहाड़ के बीच में खड़ा हूँ। कंजक्शन है, समुच्चय बांध रहा है। तो ये क्या बता रहा है, तो ये प्रीपोजिशन बता रहा है। क्या बता रहा है, कि वो पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति बता रहा है कि मैं बीच में खड़ा हूं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। ठीक, आगे बढ़े। अभी वो समय भी नहीं है कि मैं आपको पूरा ये पढ़ाऊं, क्या कि भैया एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इसीलिए मैं हिंदी बता रहा हूँ कि विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो आप हिंदी पढ़ी होगी, आप हिंदी में विशेषण वगैरह पढ़े होंगे, सेम टू सेम एज इट इज लो लागू कर देना आप भले, तो हो सकता है कि आपके नंबर आ जाए या आपका सही हो जाए। लगभग 90% में तो सही हो जाएगा, कुछ 10% में इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होगी कि आपको वो सही आंसर आप चाहकर भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसका मीनिंग ही कुछ अलग होता है। तो उसके लिए अपने पास समय नहीं है। ए है, बी है, सी है, डी है। 97 नंबर का प्रश्न हम करेंगे कि व्हाट डज द वर्ड पिटीलेस मीन इन द गिवन पोएम। पिटीलेस शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, संक्षिप्त, और टू द पॉइंट मतलब सटीक बात करना। तो पिटीलेस का मतलब है संक्षिप्त और सटीक, कि लैकिंग मोरल डिसिप्लिन। लैकिंग मतलब कम होना, तो नैतिक अनुशासन, मोरल डिसिप्लिन, नैतिक अनुशासन की कमी, या क्रूअल, सेवियर एंड अनप्लेजेंट। क्रूर, क्रूअल मतलब क्रूर, सेवियर मतलब गंभीर, एंड मतलब और, अनप्लेजेंट मतलब अप्रिय। तो क्रूर, गंभीर और अप्रिय है पिटीलेस का मतलब, कि इफ्यूसिवली और इनसिंसियरली इमोशन, अत्यधिक या इनसिंसियर मतलब सिंसियर, इनसिंसियर मतलब अच्छे से नहीं, मतलब असच्चाई से, इमोशनल मतलब भावुक। तो ना तो टू द पॉइंट है, ना मोरल है, ना ये है। इसमें है कि पीटीलेस मतलब दया रहित भावना, दया रहित, दया से रहित। दया से रहित कौन होता है, तो क्रूर होता है, गंभीर होता है, और अप्रिय व्यक्ति दया से रहित होता है। क्रूर मतलब, क्रूर मतलब गुस्से वाला ही क्या होता है, दया से रहित होता है। तो पीटीलेस का मीन क्या है, क्रूअल, सर्व, अनप्लेजेंट। कौन सा जो तूफान है वो कैसा है, क्रूअल है, सेवियर है, अनप्लेजेंट है। अगला 98, अगला है 98 नंबर का प्रश्न। नाइन्टी एट का आ गया क्या, तो ये तो नहीं, इसका पैसेज पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ना है, पैसेज हम पढ़ेंगे, पैसेज हम पढ़ेंगे, 1 मिनट। हाँ तो पैसेज हम पढ़ेंगे। पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द पैसेज। मतलब उपरोक्त पैसेज का हिंदी ये उपरोक्त पैसेज को आप पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो पैसेज थोड़ा बड़ा है तो आपको शायद दिख जाए, पर मैं जूम कर देता हूँ। एक एक हम इसका पढ़ के चलेंगे, एक एक वाक्य हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, यह हाइलाइटर ले लेते हैं। द हिंदू सेलिब्रेट जन्माष्टमी फॉर द बर्थ ऑफ श्री कृष्ण। जन्माष्टमी हिंदू द्वारा
श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। ठीक, आगे आगे है द फेस्टिवल यूजुअली अकर्स इन अगस्त। यह त्योहार आमतौर पर अगस्त के महीने में आता है। मोर ओवर द हिंदूज celebrate this festival in the अष्टमी of कृष्ण पक्ष। तो आमतौर पर अगस्त के महीने में आता है। इसके अलावा हिंदू इस त्योहार को भाद्रपद के अष्टमी पक्ष में भी मनाते हैं। कब मनाते? तो अष्टमी आप कृष्ण पक्ष में भी मनाते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भी मनाते हैं। ठीक, अब हाँ ठीक, अब अगला मतलब लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में इसमें बताया गया है। फिर अगला, moreover Lord Krishna is the most powerful incarnation of Lord Vishnu। हिंदू इस त्योहार, इसके अलावा जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार हैं। ठीक, भगवान विष्णु के अवतार थे श्री कृष्ण। चलो एक एक वाक्य कर लेते हैं। इट इज जॉयफुल फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। यह हिंदुओं के लिए खुशी का त्योहार है, खुशी भरा त्योहार है। फिर आगे, furthermore the Hindus perform different ritual of please Lord Krishna, please Lord Krishna, please Lord Krishna। इसके अलावा जो हिंदू है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह के रिचुअल अनुष्ठान करते हैं। फिर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जोयस सेलिब्रेशन ऑफ द हिंदूज। ये हिंदुओं के लिए सबसे खुशी भरे समारोह में से एक है। जन्माष्टमी तो हम धूमधाम से मनाते हैं क्या? स्कूलों में भी बच्चों को जन्माष्टमी के, चलो थोड़ा पढ़ लेते फिर आगे बढ़ेंगे। जन्माष्टमी लॉर्ड कृष्णा वाज, एक मिनट क्या हो गया, लॉर्ड कृष्णा वाज बोर्न ऑन द 8th डे ऑफ डार्क फोर्टनाइट इन द, क्षमा करें ये थोड़ा अटक गया है। आइए फिर से देखते हैं, फिर से पूरा अनुवाद में कर दूंगा आपके लिए, तो थोड़ा अटक गया था बीच में। द हिंदू सेलिब्रेट द जन्माष्टमी फॉर द बर्थ ऑफ द श्री कृष्ण। जन्माष्टमी हिंदू द्वारा श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, हम सबको पता है। आगे पढ़ेंगे। द फेस्टिवल यूजुअली अकर इन द अगस्त। यह त्योहार आमतौर पर अगस्त के महीने में आता है। फिर आगे, moreover the Hindus celebrate this festival in the अष्टमी of कृष्ण पक्ष। इसके अलावा हिंदू इस त्योहार को कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं। आगे देखिए, मोर ओवर द लॉर्ड कृष्णा इज मोस्ट पावरफुल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु।
इनकारनेशन मतलब अवतार होता है। तो इसके अलावा भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार हैं। फिर आगे, इट इज जॉयफुल फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, यह हिंदुओं के लिए खुशी भरा उत्सव है। फिर furthermore the Hindus perform different ritual to please Lord Krishna. Lord Krishna। इसके अलावा हिंदू जो है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह के रिचुअल अनुष्ठान करते हैं। फिर आगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जॉयस सेलिब्रेशन ऑफ द हिंदूज, ये हिंदुओं के लिए सबसे खुशी भरे समारोह में से एक है। फिर जन्माष्टमी, लॉर्ड कृष्णा वाज बोर्न ऑन 8th डे ऑफ डार्क फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ भादो। जन्माष्टमी भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। कब पैदा हुए थे वो? तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में के 8वें दिन। ठीक। भादो इज अ मंथ इन द हिंदूज कैलेंडर, जो भादो है, भाद्रपद है, वो हिंदू कैलेंडर का एक महीना है। Moreover, he was born around 5,200 year ago. इसके अलावा उनका जन्म लगभग 5,200 साल पहले हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक। किसका 5,200 साल पहले हुआ था? किसका जन्म हुआ था? तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बिकॉज वाली लाइन ये रही, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड्स, क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक थे। फिर आगे, ही वॉज बोर्न फॉर ऑन अर्थ, स्पेशल पर्पस ऑन अर्थ, उनका जन्म जो है पृथ्वी पर एक विशेष कार्य के लिए, विशेष पर्पस यानी उद्देश्य के लिए हुआ था। फिर आगे, लॉर्ड कृष्णा वाज बोर्न टू फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम इविल, भगवान कृष्ण का जन्म दुनिया की बुराई को मुक्त करने के लिए हुआ था। फिर आगे, एज अ रिजल्ट ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बुक ऑफ महाभारत, परिणाम स्वरूप उन्होंने महाभारत की पुस्तक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या पुस्तक में या महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक। फिर ऑल्सो लॉर्ड कृष्णा preached about good karma and the theory of भक्ति। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने अच्छे कर्म और भक्ति के सिद्धांत का उपदेश दिया। लॉर्ड कृष्णा वाज बोर्न इन अ प्रिजन, वो एक जेल में पैदा हुए थे। he was in the clutches of Kans, but his father Vasudev gave him to his friend Nand to save him। ये कहानी हमको पता ही है, ये कथा जो है हमको पता है कि जो उनके मामा जो कंस है, श्री कृष्ण के जो मामा है कंस, वो उनको मारना चाहते थे और उनके फादर जो है उन्हें नंद बाबा के घर
दे आए थे उन्हें बचाने के लिए। फिर क्या है, बिकॉज ही न्यू दैट कंस वाज इविल माइंडेड, वो क्योंकि जो उनके पिता है वासुदेव, वो जानते थे कि कंस जो है वो इविल माइंड के है, पापी है, खतरनाक है। फर्दर मोर आफ्टर गेटिंग सेव्ड द अपब्रिंगिंग ऑफ श्री कृष्ण वाज इन अ गोकुल फैमिली। फिर बाद में वो गोकुल फैमिली, नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनको पाला, गोकुल में ही वो रहे और बड़े हुए। फिर श्री कृष्ण आफ्टर सम टाइम बिकम स्ट्रॉन्ग, फिर वो बाद में जब बड़े हुए तो स्ट्रॉन्ग हुए, हष्ट पुष्ट हुए। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप ही वाज एबल टू किल कंस, वो कंस को मारने के लिए एबल हुए, मतलब कंस को मारने के योग्य हुए, या कंस को मारने के लिए एबल हुए, कंस को मारने के लायक हो गए। जब वो ताकत आई तो उन्होंने कंस को मार गिराया। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू वॉच मेनी शोज ऑन श्री कृष्ण, जब मैं छोटा बच्चा था तब श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी शोज देखा करता था टीवी पे। एज अ रिजल्ट आई नो मेनी थिंग्स अबाउट हिम, इस प्रकार इसी के परिणाम स्वरूप मुझे बहुत सारी चीजें उनके बारे में, बहुत सारी बातें उनके बारे में पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, श्री कृष्ण वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग मक्खन, मक्खन खाने के बहुत शौकीन थे वो श्री कृष्ण। बिकॉज यहाँ से बिकॉज ऑफ दैट ही ऑलवेज यूज्ड टू स्टील इफ फ्रॉम हिज मदर किचन, वो अपनी माता के किचन में आते जाते रहते थे और माखन ढूंढते रहते थे। देयरफॉर हिज नेम वाज नटखट नंदलाल, इसीलिए वो नटखट नंदलाल इस नाम से जाने गए। श्री कृष्ण वाज डार्क कलर्ड, वो डार्क कलर के थे। सो ही वाज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज कलर, वो हमेशा अपने कलर को लेकर चिंता में रहते थे। मोर ओवर श्री कृष्ण हैड अ फ्रेंड नेम्ड राधा, राधा नाम की उनकी मित्र बनी। राधा वॉज ग्रेट इम्पोर्टेंस टू कृष्णा, राधा वाज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के लिए राधा बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो ही ऑलवेज स्पेंड टाइम विथ हर, वो हमेशा उसके साथ समय बिताते थे, उनके साथ समय बिताते थे। राधा वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड फेयर ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज फेल्ट कलर कॉम्प्लेक्स, राधा बहुत गोरी थी, इसके कारण श्री कृष्ण को कलर कॉम्प्लेक्स होता था कि मैं इतना काला, राधा तू क्यों गोरी। ठीक, अब ये इस पर आधारित प्रश्न आ गए हैं, प्रश्न हम करते हैं। आइए अब 98 नंबर का प्रश्न हम करेंगे। अभी हमने पैसेज पढ़ा भगवान श्री कृष्ण के बारे में, हमको बहुत सारी बातें वैसे ही याद है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। आइए प्रश्न पढ़े। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज कृष्णा वाज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ द इंडियन कैलेंडर, भादो में हुए थे कि भाद्रपद में कि चतरा में हुए थे या श्रावण मास में हुए थे। तो भाद्रपद हिंदी में बोलते हैं और भादो इसमें पैसेज में हमें दिया है कि भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुए थे, ऐसा ही बोला है ना। देखो अष्टमी ऑफ कृष्ण पक्ष, देखो भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुए थे, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये फिर अटक गया दोस्तों। हाँ, तो कृष्ण भगवान का जन्म भादो में हुआ था, भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए
हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे है 99 नंबर का प्रश्न। कहाँ गई? ये रहा, ये 99 नंबर का प्रश्न है। हाँ, लिखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाई लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज फील कलर कॉम्प्लेक्स। दिए गए पैसेज के अनुसार भगवान कृष्ण को हमेशा रंग को लेकर कलर कॉम्प्लेक्स मतलब कलर को लेकर चिंता या कलर को लेकर हीन भावना, कलर कॉम्प्लेक्स मतलब हीन भावना क्यों महसूस होती थी? ऑप्शन ए, बिकॉज कृष्णा वाज बोर्न इन डार्क नाइट। कृष्णा वाज बोर्न इन डार्क नाइट, क्योंकि कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में हुआ था इसलिए। ऑप्शन बी, बिकॉज कृष्णा वाज डार्क कलर्ड, क्योंकि कृष्ण सांवले रंग के थे। ऑप्शन सी, बिकॉज कृष्णा हैड प्रॉब्लम्स ऑल ओवर हिज लाइफ, क्योंकि कृष्ण को पूरे जीवन समस्या को सामना करना पड़ा। ऑप्शन डी, बिकॉज राधा वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड फेयर, क्योंकि राधा बहुत सुंदर और गोरी थी। क्या कारण था? तो सिंपल सा कारण था, हमने पढ़ा भी है कि Radha was great importance of Krishna, so he always spent time with her. Radha was very beautiful and fair, so Lord Krishna always felt color complex. राधा बहुत गोरी थी, इसके कारण श्री कृष्ण को कलर कॉम्प्लेक्स होते थे। कि राधा तू गोरी मैं क्यों काला, वो गाना सुना है ना आपने, भजन सुना है? इसी पर तो है, कलर कॉम्प्लेक्स के ऊपर है वो। फिर 100 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा छोटा करेंगे इसको। देखिए, हाउ डिड the author happen to know so much about Lord Krishna? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो ऑथर है मतलब लेखक है, वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतनी जानकारी कैसे हुई उसको? तो ऑप्शन ए है, एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू वॉच मेनी शोज ऑन कृष्णा। जो बचपन में ही वह श्री कृष्ण के बहुत शो देखता था। अभी जैसे पैसेज में लिखा है, ऑथर्स फादर मेड हिम विजिट टू द श्री कृष्ण टेम्पल नियर देयर हाउस एवरी वीक। ऐसी बात हुई है क्या कि लेखक के पिता उन्हें हर हफ्ते उनके घर के पास वाले श्री कृष्ण के मंदिर में ले जाते थे? वो पैसेज के हिसाब से हमको उत्तर देना, पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं है। ऑथर मदर हैड ए स्मॉल टेम्पल इन देयर हाउस, लेखक की माताजी के घर में एक छोटा मंदिर था। ये ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प सही है। तो सही वाला क्या है? सही वाला ये है कि एज अ चाइल्ड ही यूज टू वॉच मेनी शो ऑन श्री कृष्ण। ये लिखा भी है, देखो इसमें आएगा, ये लिखा, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये रहा, मैं बता दूं आपको, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू वॉच मेनी शोज ऑन श्री कृष्ण, एज अ रिजल्ट आई नो मेनी थिंग्स अबाउट हिम। इसी के परिणाम स्वरूप मैं बहुत सारी बातें उनके बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे शो देख रखे बचपन में श्री कृष्ण के। फिर अगला 101 नंबर का प्रश्न है, ये पैसेज लिखा है आखिरी में, ठीक है। Which of the following statement is not correct according to the information given in the passage? Option A, Lord Krishna was born in prison. Option B, Vasudev gave him to his friend Nand to save him. Option C, Lord Krishna is the most powerful incarnation of Lord Shiva. या ऑप्शन डी, श्री कृष्ण was very fond of eating माखन। 101 नंबर का प्रश्न है, पूरा हिंदी अनुवाद करके बताता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज? जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो इस पैसेज के में दी गई जानकारी के अनुसार सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, लॉर्ड कृष्णा वाज बोर्न इन प्रिजन, भगवान कृष्ण का जन्म एक जेल में हुआ था। सही बात है, ये सही है। वासुदेव गेव हिम टू हिज फ्रेंड नंद टू सेव हिम, वासुदेव ने उन्हें बचाने के लिए अपने मित्र नंद को दे दिया था। ये भी सही बात है। फिर श्री कृष्ण वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग मक्खन, श्री कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। ये भी सही बात है। तो गलत कौन सी है? गलत ये वाली है कि लॉर्ड कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान कृष्ण भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अवतार थे कि विष्णु के थे?
तो भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये वाला गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि नॉट करेक्ट वाला पूछा था। ठीक, आगे बढ़े। 102 नंबर का प्रश्न है, छोटा करना पड़ेगा। देखिए, दिख रहा होगा आपको। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जोयस सेलिब्रेशन, जोयस लिखा है सेलिब्रेशन, which of the following is opposite in the meaning of the word joyous is the given line the passage। तो yes, this is one of the most joyous celebration, यह सबसे आनंदमय, जोयस मतलब क्या है, आनंदमय समारोह में से एक है। Which of the following is opposite in the meaning of the word joyous in the given line of the passage। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो दिए गए वाक्य में जोयस आनंदमय के विपरीत अर्थ वाला है, अपोजिट अर्थ वाला है। ऑप्शन ए है ग्लूमी मतलब उदास। ऑप्शन बी इलेटेड मतलब है प्रसन्न। ऑप्शन सी अपबीट मतलब उत्साही। या ऑप्शन डी स्टैटिक मतलब परम आनंदित। तो आनंदित, उत्साही, प्रसन्न ये सब एक ही है, ये सब जोयस के क्या है, पर्यायवाची हो गए। तो हमें अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट क्या है, उदास, तो उदास वाला सही हो जाएगा। प्रसन्न का क्या हो जाएगा, उदास। जोयस मतलब आनंदमय, आनंदित या आनंदमय, तो आनंद के क्या है, प्रसन्न, उत्साही, परम आनंदित, ये सब क्या है, आनंद के पर्यायवाची, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स, यानी अपोजिट ढूंढना है तो ग्लूमी मतलब उदास अपोजिट है। 103 नंबर का प्रश्न देखेंगे। ये देखिए, द फेस्टिवल यूजुअली अकर इन अगस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकर इन द गिवन लाइन ऑफ द पैसेज। हिंदी कर देता हूँ पहले मैं इसका, कि उत्सव जो है, फेस्टिवल जो है, उत्सव जो है आमतौर पर अगस्त में होता है। अकर यूजुअली अगस्त, यूजुअली मतलब आमतौर पर अगस्त में होता है। दिए गए वाक्यांश में जो अकर है, इस शब्द के सबसे करीब कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए है प्रिसाइड यानी पहले आना। ऑप्शन बी है हाइड का मतलब है छिपाना या छिपना। ऑप्शन सी है एनेक्स मतलब है जोड़ना। और ऑप्शन डी है अराइज मतलब उत्पन्न होना या होना। तो यूजुअली अकर इन अगस्त, ये फेस्टिवल आमतौर पर काय में आता है, अगस्त में आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या है उत्तर इसका, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आमतौर पर अगस्त में आता है। तो पहले आता है कि छिपाना पड़ता है, कि जोड़ना पड़ता है, कि उत्पन्न होता है या आता है, होना है अगस्त में ही होना है, या अगस्त में उत्पन्न होता है, अगस्त में आता है। तो अराइज आ जाएगा उत्तर इसका। नियरेस्ट पॉसिबल क्या है इसका, अराइज, कि मीनिंग क्या है, अराइज। ठीक, आगे बढ़े। आगे क्या है, 104 नंबर का प्रश्न है। ठीक, देखिए 104 नंबर का प्रश्न है। राधा वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू कृष्णा, राधा कृष्ण के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सो ही ऑलवेज स्पेंट टाइम विथ हर, वह हमेशा उनके साथ समय बिताते थे, इसलिए वो हमेशा ही ऑलवेज स्पेंड टाइम विथ हर, इसलिए वह हमेशा उनके साथ समय बिताते थे। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ऑलवेज इन द गिवन लाइन, इस पंक्ति में हमेशा जो ऑलवेज है, हमेशा ऑलवेज का मतलब है हमेशा, जो ऑलवेज शब्द है वो कौन सा भाग है पार्ट ऑफ स्पीच का? तो ऑप्शन ए है डिटरमिनर्स मतलब निर्धारक।
ऑप्शन बी है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब पूर्व सर्ग या पोजीशन बताना कि कहाँ, पोजीशन मतलब कहाँ। या ऑप्शन डी है एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता बताना मतलब विशेषण। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि सो ही ऑलवेज, हमेशा स्पेंड टाइम विथ हर, वो हमेशा समय बिताते थे। क्या करते थे वो, क्या करते थे, तो हमेशा समय बिताते थे, हमेशा समय बिताते थे। कितना समय बिताते थे, तो हमेशा समय बिताते थे। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया भी कर रहे हैं, देखो क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बता रही है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्या करते थे, तो हमेशा समय बिताते थे। तो समय के साथ कितना बिताते थे, समय बिताते थे। क्या करते थे, क्रिया है, क्रिया क्या है कि क्या करते थे। क्रिया का उत्तर कैसे मिलेगा कि क्या करते थे, तो समय बिताते थे। तो क्रिया की विशेषता क्या है कि कितना समय बिताते थे, तो हमेशा समय बिताते थे, हमेशा उसी के साथ रहते थे, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक, फिर अगला 105 नंबर का प्रश्न है। मेरी कोशिश अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। वीडियो को हाइप करने का भी ऑप्शन है, कमेंट में जाकर कमेंट को यूं स्लाइड करेंगे तो हाइप का भी ऑप्शन आएगा। फिर 105 नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। मोर ओवर श्री कृष्ण हैड अ फ्रेंड नेम्ड राधा। इसके अतिरिक्त, मोर ओवर मतलब इसके अतिरिक्त, श्री कृष्ण की राधा नाम की एक सहेली थी, एक मित्र थी। एक विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड मोर ओवर इन द गिवन लाइन। इसके अतिरिक्त जो शब्द है, मोर ओवर जो शब्द है, ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। ऑप्शन ए है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन बी है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या होता है, संयोजक। क्या होता है, संयोजक। ऑप्शन सी है प्रीपोजिशन, मतलब वही पूर्व सर्ग, आपकी पोजीशन बता रहा है शब्द की कि कहाँ बीच में है, आखिरी में है, क्या है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। क्या होता है, विशेषण। तो लिखा है मोर ओवर श्री कृष्ण हैड अ फ्रेंड नेम राधा। राधा नाम की उनकी फ्रेंड थी, बात तो चल रही है, तो राधा नाम की उनकी एक फ्रेंड थी। ये क्या है, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त राधा नाम की उनकी एक और फ्रेंड थी। तो क्रिया हो रही थी पिछली, और वो क्रिया की विशेषता बताते हो और बता रहा है कि इसके अतिरिक्त तो और है, उनकी राधा नाम की एक फ्रेंड थी। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। मोर ओवर ये क्रिया विशेषण है। क्या है ये, क्रिया विशेषण। मैंने बताया था आपको कि सभी हिंदी के फॉर्मूले इसमें अप्लाई नहीं होंगे, 90% पे हो जाएंगे। ये 10% में से है कि मोर ओवर, इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण हैड फ्रेंड नेम्ड राधा, राधा नाम की उनकी मित्र थी। ठीक, तो ये एडवर्ब में आएगा, काय में आएगा, एडवर्ब में, और आयोग ने भी एडवर्ब सही उत्तर माना है। आगे बढ़े, 106 नंबर का प्रश्न, ये पेडागोजी संबंधित प्रश्न है। पेडागोजी खत्म कर दी इनमें चयन परीक्षा में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑन व्हाट शुड अ टीचर मेनली फोकस व्हाइल डिजाइनिंग अ वर्किंग एक्टिविटी फॉर अ लैंग्वेज क्लास। एक शिक्षक को भाषा की कक्षा के लिए गतिविधि को डिजाइन करते समय मुख्य रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए, किस बात पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी वोकैबुलरी रिक्वायर्ड फॉर द टास्क, कार्य के लिए आवश्यक सभी शब्दावली प्रदान करना। ऑप्शन बी गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क, कार्य के लिए स्पष्ट निर्देश देना। ऑप्शन सी चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग, उनके परिवेश से एक विषय चुनना। ऑप्शन डी असाइनिंग एन ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग टास्क, एक प्रामाणिक लेखन कार्य असाइन करना। तो सबसे अच्छा क्या है डिजाइन करते हुए कि चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग, उनके सराउंडिंग, उनके आसपास से संबंधित टॉपिक चूज करना। ये फटाफट निपटाएंगे हम। 107 नंबर का प्रश्न,
क्योंकि ये आएगी भी नहीं आपको अभी चयन परीक्षा में, लेकिन पात्रता के लिए इम्पोर्टेंट है। 107 नंबर का प्रश्न पढ़े। इफ सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लास, अ टीचर्स प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश इज एसेंशियल बिकॉज। इसका हिंदी कर देता हूं मैं कि यदि कुछ बच्चों को कक्षा के बाहर अंग्रेजी के संपर्क में नहीं अंग्रेजी का संपर्क नहीं मिलता, तो बोले जाने वाली अंग्रेजी में शिक्षक की दक्षता आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक को ही सुनेंगे वो, तो वो बोल पाएंगे। बाहर तो इंग्लिश बोली नहीं जा रही है। तो बिकॉज, क्योंकि ऑप्शन ए, द स्टूडेंट में लिसन टू एंड प्रोसेस न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। छात्र वास्तव में संवाद करने से पहले नई भाषा को सुन और संसाधित कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए पहले सुनना पड़ेगा ना। ऑप्शन बी, द टीचर कैन गिव मोर टाइम टू ग्रामर ड्रिल्स। शिक्षक व्याकरण के अभ्यास पर अधिक समय दे सकता है, व्याकरण ही व्याकरण करवाए उनको। द टीचर कैन एडिट द एरर्स इन स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस। शिक्षक छात्र को सीखने की प्रक्रिया में की गई गलतियों को संपादित कर सकता है, की गई गलतियों को सुधार सकता है। ऑप्शन डी, स्टूडेंट कैन इमिटेट, प्रैक्टिस एंड ड्रिल द स्टेटमेंट और सेंटेंस यूज्ड बाय द टीचर। छात्र शिक्षक द्वारा उपयोग किए गए कथनों या वाक्यों की नकल, अभ्यास और अभ्यास कर सकता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा ए, कि द स्टूडेंट में लिसन एंड प्रोसेस न्यू लैंग्वेज सॉरी बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इट। छात्र जो है वास्तव में संवाद करने से पहले नई भाषा को सुन और संसाधित कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। बच्चा नई भाषा को सीखने से पहले सुनेगा फिर बोलेगा कि LSRW के सिद्धांत पर चलेंगे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, पहले सुनेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ेगा ना आखिरी में लिखेगा। 108 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इन्वॉल्व्ड इफ नोट्स आर मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और अ वेब डायग्राम। यदि फ्लो चार्ट या वेब डायग्राम का उपयोग करके नोट्स बनाए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कौशल, कौन सी स्किल शामिल होती है? ऑप्शन ए है रिट्रीविंग यानी पुनर्प्राप्त करना। ऑप्शन बी है समराइजिंग यानी सारांशित करना। ऑप्शन सी है स्टोरिंग यानी संग्रहित करना। ऑप्शन डी गैदरिंग यानी एकत्र करना। तो समराइज करना है, फ्लो चार्ट बनाते हैं, वेब डायग्राम बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, समराइज करते हैं अपन। जैसे वो एक, फिर इसके 1 2 3 इनमें लिख देते हैं ना हम कि ये कोई टॉपिक है, उसके सब टॉपिक लिख देते हैं और इससे समझा देते हैं। ये क्या है, समराइज करना है। फिर अगला 109 नंबर का प्रश्न, 109 नंबर का प्रश्न, चलिए इसको छोटा ही करना पड़ेगा। देखिए पढ़िए 109 नंबर का प्रश्न, instead of asking question and getting answer from her learners, a teacher gives some short text and asks her learners to frame questions. What is the teacher's primary objective behind going so? इसका पूरा हिंदी कर देता हूं मैं कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछने और उत्तर पाने की बजाय उन्हें कुछ छोटा पाठ देती है, हर लिखा है ना, तो देती है और उनसे प्रश्न बनाने के लिए कहती है। ऐसा करने के पीछे शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए, टू एनहेंस द लर्नर एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग। शिक्षार्थियों की एनालिटिकल विश्लेषणात्मक और क्रिटिकल आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना। ऑप्शन बी, टू ट्रेन द लर्नर एज गुड क्वेश्चन सेटर। शिक्षार्थियों को अच्छे प्रश्न निर्माता के रूप में प्रशिक्षित करना। ऑप्शन सी, टू टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। परीक्षा के दौरान उनकी मदद लेना है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये सभी दिए गए विकल्प, सभी विकल्प। तो क्या हो जाएगा उत्तर सही इसका? सही उत्तर ये है कि उनकी एबिलिटी इनहेंस करना, विश्लेषणात्मक और क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना चाहती है शिक्षिका, इनहेंस करना चाहती है। छोटा पाठ देती है और उस पर आधारित प्रश्न बनाने को कहती है। उसके उत्तर भी उनको पता होंगे प्रश्न बनाएंगे तो।
तो क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग बन रही। आजकल हम 10वीं के बच्चों को बोले कि ये पार्ट पढ़ा दिया, इस पर आधारित प्रश्न बनाओ, तो नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग उनमें विकसित नहीं हुई। ये शुरू से प्राइमरी लेवल से हमको आदत डालने की आवश्यकता है। पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं 110 नंबर के प्रश्न की। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। हमें सही वाला ऑप्शन चूज करना है। ग्रामेटिकल दिए गए निर्देश दिए गए रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प खोजे जो दिए गए वाक्य को व्याकरण और संदर्भ, कॉन्टेक्चुअल मतलब संदर्भ के अनुसार सही बना सके। ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन। कुल मिला के ये प्रश्न है, इसमें खाली जगह में हमको भरना है। आई थिंक इट्स क्वाइट डैश दैट योर पेरेंट्स स्टिल होल्ड हैंड्स। वाक्य है ये कि मुझे लगता है कि यह काफी डैश है कि आपके माता पिता अभी भी हाथ पकड़कर चलते हैं। ऑप्शन ए रिसेंटली, या कि हाल ही में, हाल ही में। ऑप्शन बी मोस्टली, ज्यादातर। ऑप्शन सी एडोरेबल, एडोरेबल यानी मनमोहक। ऑप्शन डी केयरफुल यानी सावधान। हिंदी कर देता हूं मैं। मुझे लगता है कि यह काफी डैश है कि आपके माता पिता अभी भी हाथ पकड़कर चलते हैं। आई थिंक क्वाइट रिसेंटली दैट योर पेरेंट स्टिल होल्ड हैंड। आई थिंक इट्स क्वाइट मोस्टली दैट योर पेरेंट स्टिल होल्ड हैंड। आई थिंक इट्स क्वाइट एडोरेबल that your parents still hold hands. I think it's quite careful that your parents still hold hands. देखो हिंदी करके बताता हूँ कि मुझे लगता है कि यह काफी हाल ही में है कि आपके माता पिता अभी हाथ में हाथ लेकर चलते हैं। कि मुझे लगता है कि यह काफी ज्यादातर है कि आपके माता पिता भी हाथ में हाथ लेकर चलते हैं। ये कि मुझे लगता है कि यह काफी मनमोहक है कि आपके माता पिता अभी भी हाथ में हाथ पकड़कर चलते हैं, या मुझे लगता है कि ये काफी सावधान है। तो सबसे अच्छा क्या लग रहा है? मनमोहक है। आई थिंक इट्स क्वाइट एडोरेबल, कि एडोरेबल है, मनमोहक है कि अभी भी आपके माता पिता में इतना प्रेम है कि वो हाथ में हाथ लेकर, हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो एडोरेबल आएगा। क्या आएगा? एडोरेबल। आप हिंदी करने की कोशिश करें तो ये आसानी से हो जाएगा। या तो फिर इसमें रख के देखें, जो सही लगता है पढ़ने में वो सही है। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो पढ़ने में सही लगता है वो, तो ठीक है। अभी आपको क्या है, अभी समय भी नहीं, इसी डायरेक्शन इसी का भी यही है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट शब्द आप खोजो 111 नंबर के प्रश्न का। ठीक, 111 नंबर के प्रश्न का। अब 111 नंबर का प्रश्न हम पढ़ेंगे। इसमें भी यही बातें लिखी है कि अप्रोप्रिएट ढूंढो। ठीक है। आई वो आई वॉजंट I wa- I wasn't even dash at all that he was ill. मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह बीमार था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह बीमार था। ऑप्शन ए क्रूअल यानी क्रूर। ऑप्शन बी ब्रॉड यानी विस्तृत। ऑप्शन सी ब्रेव यानी बहादुर। ऑप्शन डी अवेयर मतलब जागरूक। मुझे बिल्कुल भी यह नहीं पता था कि वह बीमार था। आई वॉजंट इवन क्रूर था, क्रूअल एट ऑल दैट ही वाज इल। क्रूर के आई ब्रॉड, के ब्रेव, के अवेयर। आई वॉजंट इवन अवेयर, मैं अवेयर नहीं था, मैं जागरूक नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो बीमार है। अवेयर नहीं था, मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखता था, मुझे नहीं पता था कि वो बीमार है। तो क्या आएगा इसका? आई वॉजंट इवन अवेयर एट
ऑल दैट ही वॉज इल, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं इसके बारे में बिल्कुल जागरूक नहीं था, मैं अवेयर नहीं था, मुझे नहीं पता था कि वो बीमार है। ठीक, आगे बढ़े। ये सब तो आएंगे, ये जो दो एक थे खाली इसमें वो पेडागोजी के, बाकी ये तो आ सकते हैं। 112 नंबर का प्रश्न देखो, इसमें भी यही है, डायरेक्शन यही दी है। 112 नंबर में भी क्या डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन है कि ये वाक्य आप सही से बनाओ, और क्या, यही है। चलो, हिज ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा होती है। हिज ऑटोबायोग्राफी विल बी वन ऑफ द मोस्ट डैश अवेटेड बुक्स, उनकी आत्मकथा सबसे अधिक रिक्त स्थान प्रतीक्षित पुस्तकों में से एक है। तो ऑप्शन है चीयरफुल यानी प्रफुल्लित, ऑप्शन बी डिफिटली यानी निपुणता पूर्वक, ऑप्शन सी ईगरली यानी उत्सुकता पूर्वक, उत्सुक हो के नहीं हो कि उनकी बुक आ रही है, ऑप्शन डी हैप्पी यानी खुश, प्रसन्न। His autobiography will be one of the most dash awaited book, will be most cheerful awaited book, will be more definitely awaited book, will be most eagerly awaited book या happy awaited book। क्या लग रहा है आपको कि जो उनकी आत्मकथा सबसे अधिक उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षित पुस्तकों में से एक है, उत्सुकतापूर्ण यानी ईगरली, his autobiography will be one of the most eagerly awaited books, तो क्या हो जाएगा, उनकी उत्सुकतापूर्ण, लोग उत्सुक है उसको पढ़ने के लिए कि उनकी बायोग्राफी आएगी और हम पढ़ेंगे। ईगरली मतलब उत्सुकता पूर्ण है, तो ईगरली हमें करना है इसमें। आगे ये सब क्या काय के हैं, तो ये सब आपके वोकेबलरी का पार्ट है। अब आपकी वोकेबलरी एक दिन में नहीं सुधर सकती, अभी इसके लिए प्रैक्टिस चाहिएगी, तो इसके लिए समय लगता है। 113 नंबर में भी वही है कि भैया रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त ढूंढे। प्रश्न है मोस्ट पीपल आर कंप्लीटली डैश अबाउट टाइड डायरेक्शन एंड वेदर कंडीशन, दे नो नथिंग। Most people are completely dash about tide direction and weather condition, they know nothing। तो अधिकांश लोग जो है वो टाइड मतलब ज्वार भाटा आता है नहीं, वो ज्वार की दिशाओं और मौसम की स्थितियों के बारे में पूरी तरह से डैश होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, तो वो यूजलेस होते हैं मतलब बेकार होते हैं। ऑप्शन बी थॉटफुल होते हैं यानी विचारशील होते हैं, ऑप्शन सी सीरियस होते हैं यानी गंभीर होते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं पता होता, डी क्लूलेस होते हैं यानी अनजान होते हैं। मोस्ट पीपल आर कंप्लीटली क्लूलेस अबाउट टाइड डायरेक्शन एंड वेदर कंडीशन, दे नो नथिंग। तो क्या आएगा इसका कि अधिकांश लोग ज्वार की दिशाओं और मौसम की स्थितियों के बारे में पूरी तरह से अनजान होते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। तो क्या होते, क्लूलेस होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता। क्या आएगा, क्लूलेस आएगा कि मोस्ट पीपल आर कंप्लीटली क्लूलेस अबाउट टाइड डायरेक्शन एंड वेदर कंडीशन, दे नो नथिंग, वो कुछ भी नहीं जानते। क्लूलेस होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। 114 वाला भी ऐसा ही है, इसमें भी सही अप्रोप्रिएट ढूंढना है आपको। 114 में भी क्या है, अप्रोप्रिएट ढूंढना है, सही वाला ढूंढना है। ठीक, इसमें है टू बी डैश विद यू, आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू गो देयर, आपके साथ डैश रहने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए वहां जाना संभव होगा।
ऑप्शन ए है इंश्योर यानी बीमा करना। बीमा करना ये हिंदी अनुवाद है इसका। इंश्योर मतलब पहले से श्योर करना, पहले से इंश्योर करना कि हाँ जाने के लिए। फिर ऑप्शन बी है अश्योर मतलब आश्वस्त करना, आश्वस्त करना। ऑप्शन सी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। अभी बहुत सारे अपन बोलते हैं टू बी ऑनेस्ट। फॉल्स यानी झूठा। तो क्या अच्छा लगता है इसमें कि आपके साथ ईमानदारी से कह रहा हूं कि रहने के लिए मुझे नहीं लगता कि वहां जाना संभव है। इसमें क्या आएगा कि टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट with you, to be honest with you, I don't think it will be possible for us to go there। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मैं सही बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ वहां रहने में मजे नहीं आएंगे या नहीं चल सकते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। फिर 115 नंबर का प्रश्न है। 115 में डायरेक्शन नहीं दी है हमें, ये सीधे सीधे पेडागोजी पूछी है, पेडागोजी पूछी है इसमें। पढ़े? अरे फिर मत अटकना। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, in the process of learning of language what can be first step। जो भाषा सीखने की प्रक्रिया उसमें पहला स्टेप क्या है? तो LSRW। पहला स्टेप क्या है? लिसनिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर राइटिंग ने नॉलेज। इन सब का हिंदी बता देता हूं मैं आपको। लिसनिंग मतलब सुनना है, स्पीकिंग मतलब बोलना है, राइटिंग मतलब लिखना है, और नॉलेज मतलब ज्ञान है। तो पहला स्टेप है लिसनिंग, सुनना। फिर है स्पीकिंग, बोलना। फिर रीडिंग, पढ़ना। फिर राइटिंग, लिखना। आखिरी में आता है लिखना। लिखना सबसे कठिन कौशल है, सुनना सबसे आसान कौशल है। ठीक। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? लिसनिंग। क्या हो जाएगा? लिसनिंग। फिर अगला, पेडागोजी पढ़े बिना आप टीचर अच्छे नहीं बन पाएंगे, ये मैं लिख के देता हूं आपको। लेकिन पेडागोजी पात्रता में आई थी, चयन में नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेटिव कंपिटेंस इन द लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में कम्युनिकेटिव मतलब संचार संचार की क्षमता की नींव रखता है? तो ऑप्शन ए नॉलेज मतलब ज्ञान रखता है। ऑप्शन बी स्पीकिंग मतलब बोलना रखता है। ऑप्शन सी राइटिंग मतलब लिखना रखता है। ऑप्शन डी लिसनिंग मतलब सुनना रखता है। तो नींव कौन रखता है? नींव मतलब पहला स्टेप, पहला पत्थर कौन, पहला पत्थर कौन रखता है? तो लिसनिंग है। पहला पत्थर क्या है? नींव मतलब पहली पत्थर क्या, पहली स्टेप क्या? तो लिसनिंग है। सुनना नींव रखता है। क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर का प्रश्न है, हाउ अ टीचर कैन इरेडिकेट सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट। एक शिक्षक जो है छात्रों की सामाजिक, सोशियो मतलब सामाजिक, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याओं को कैसे समाप्त कर सकता है? इरिडेट मतलब समाप्त करना, इरेडिकेट मतलब समाप्त करना। तो ऑप्शन है बाय मोटिवेशन देम, उन्हें प्रेरित करके। ऑप्शन बी बाय गिविंग देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें कुछ जिम्मेदारी देकर। ऑप्शन सी बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये ऊपर दिए गए दोनों विकल्प है। ऑप्शन डी नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, नीचे दिए गए में से कोई नहीं। तो क्या लगता है आपको? जो शिक्षक है छात्रों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं कैसे समाप्त कर सकता है? तो उन्हें मोटिवेशन देकर, उन्हें कुछ प्रेरित करके, या कुछ काम देकर, कुछ जिम्मेदारी देकर कि हाँ तुम कर सकते हो। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाकर बच्चों में, तो ये बहुत हो जाएगा। बहुत ऑफ द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक। अगला 118 नंबर का प्रश्न ये रहा, देखिए।
118 नंबर का प्रश्न है, अ टीचर is unable to use certain difficult rules of language and skip its uses. Such errors are known as। जो एक शिक्षार्थी है, सॉरी लर्नर लिखा है ना, एक शिक्षार्थी है जो सीखने वाला है, वो भाषा के कुछ कठिन नियमों का उपयोग करने में असमर्थ है और उनके उपयोग को छोड़ देता है। तो इस तरह की त्रुटियों को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है डेवलपमेंटल एरर यानी विकासात्मक त्रुटि, ऑप्शन बी इंड्यूस्ड एरर यानी प्रेरित त्रुटि, ऑप्शन सी अवॉइडेंस एरर यानी परिहार त्रुटि, मतलब अवॉइडेंस, अवॉइड कर दिया, ऑप्शन डी इंटरलिंगुअल एरर यानी अंतर्भाषी त्रुटि। तो ये अवॉइड करना होगा, अवॉइड कर रहा है नहीं, वो उनका उपयोग क्या कर रहा है, वो स्किप कर रहा है, छोड़ रहा है, अवॉइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, 119 नंबर का प्रश्न। 119 नंबर का प्रश्न है, इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन requires a reader to। अनुमानित समझ, इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है अनुमानित समझ के लिए एक पाठक को आवश्यकता होती, काय की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए स्टडी ऑथर्स बैकग्राउंड एंड द एरा ऑफ राइटिंग, लेखक की पृष्ठभूमि और लेखन के युग का अध्ययन करना, ऑप्शन बी इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन विद इन द टेक्स्ट, पाठ के भीतर की जानकारी की व्याख्या और मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट लाई इन द टेक्स्ट, पाठ में निहित तथ्यों को समझना, ऑप्शन डी प्रीव्यू एंड रिव्यू द वोकेबलरी एंड इट्स यूजेस, शब्दावली और उसके उपयोग का पूर्वावलोकन और समीक्षा करना। बताइए, सही जवाब दीजिए। इसमें पेडागोजी आजमाइए जरा, कौन सा सही हो सकता है। तो जो है अनुमानित समझ के लिए पाठक को क्या चाहिए? तो पाठ के भीतर की जानकारी जो है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पाठ के भीतर की जो जानकारी है कि व्याख्या और उसका मूल्यांकन करना, इंटरप्रिएट एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन विद इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में दिए, जो पाठ में दी गई जानकारी उस पर उसका मूल्यांकन करो तो समझ में आएगा। फिर 120 नंबर का प्रश्न, लास्ट प्रश्न है हमारा, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट अ टीचर शुड, जो छात्रों की वर्तनी की गलतियों को सुधारने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए क्रिएट ए स्पेलिंग वॉल इन द क्लासरूम, मतलब कक्षा में स्पेलिंग वॉल मतलब वर्तनी की दीवार बनानी चाहिए, ऑप्शन बी आस्क देम टू मेमोराइज स्पेलिंग, मतलब उन्हें याद करने के लिए, वर्तनी याद करने के लिए कहें, ऑप्शन सी यूज ऑडियो एड्स, श्रव्य साधनों ऑडियो एड्स का उपयोग करें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्रिएट स्पेलिंग वॉल का मतलब है कि आमने सामने बुलवाएं बच्चों को। स्पेलिंग वॉल का क्या मतलब है कि एक दीवार के सामने खड़े होकर बुलवाए कि वहाँ शब्द लिख दें और उनको बुलवाए या आपस में कम्युनिकेट करवाए, या ऐसा रूम डिजाइन करे, या ऐसा रूम ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें रूम में सब बच्चे एक के बाद एक या कुछ शब्दों को बोले। तो ये वाला एक्टिविटी वाली बात सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 120 का, कि क्रिएट स्पेलिंग वॉल इन द क्लासरूम एक्टिविटी करवाएं। ठीक, इस प्रकार हमारा ये इंग्लिश का पेपर 30 प्रश्न हमने किए हैं। आगे और भी हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के लाए, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि चयन परीक्षा में इंग्लिश दी है और इंग्लिश करना अनिवार्य है आपको, क्योंकि संस्कृत नहीं दी है चयन परीक्षा में एमपीटेट में, और इंग्लिश ही दी है, तो इंग्लिश हमें पढ़ना अनिवार्य है। तो इस प्रकार के पैसेज उसमें आएंगे, ये तो कंफर्म है। एक गद्यांश पद्यांश आएगा, उसमें लिखा है, पोयम आएगी, प्रोज आएगा, तो पढ़ना अनिवार्य है। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और जितना हो सके उतना सीखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।